पौधे मांस खाते हैं। अब मांस कैसे खाते हैं ये सब चीज़ जानेंगे वीडियो में, आगे पता चलेगा। स्वपोषी सिर्फ पेड़ पौधा होता है, जंतु स्वपोषी नहीं होता है ज़्यादा। अगर मान के चलो हम ही लोग 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, हम लोग पेड़ पौधा पे डिपेंड है कि नहीं, तो अब खनिज कहाँ से लेता है? तो खनिज अगर एग्जाम में आ जाए तो ऐसी नॉर्मल भाषा में लिख के नंबर आराम से आ सकता है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं गौरी? विज्ञान। विज्ञान का कौन सा चैप्टर? पादपों में पोषण। पादपों में पोषण। तो आज हम लोग विज्ञान पढ़ने वाले हैं, क्लास 7 का बिहार बोर्ड का हिंदी मीडियम किताब, जिसका नाम है विज्ञान, और चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। और एग्जाम के बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, सिर्फ फरवरी या मार्च में एग्जाम हो जाता है। और हम लोग बहुत लेट से शुरू किए हैं, क्योंकि शुरू करना नहीं चाहते थे, बट स्थिति को देखते हुए शुरू करना पड़ रहा है। तो आज से हर रोज़ इस पे एक चैप्टर का वीडियो अपलोड होगा। कोशिश यही करेंगे कि एग्जाम तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। तो हम लोग आज पहले विज्ञान से शुरू किए हैं और चैप्टर नंबर 1। तो आइए पढ़ते हैं। तो आप लोग कक्षा 7 का विज्ञान किताब निकाल लीजिए, और मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँगा वो आप लोग को भी साथ में देखना है और साथ में पढ़ना है। और चलिए शुरू करते हैं। तो पादपों में पोषण। पादप मतलब क्या होता है? पादप मतलब क्या होता है? पौधे। पादप मतलब पेड़ पौधे, और जंतु मतलब जीव जंतु। तो जीव तो 2 तरह के होते हैं, एक पादप और एक जीव जंतु। पादप जगत, जंतु जगत। तो अभी हम लोग पादपों में पोषण पढ़ रहे हैं। पादप मतलब होता है पेड़ पौधे, और पोषण मतलब होता है कि कैसे अपना पोषण करते हैं, कैसे अपने शरीर को पोषते हैं, खाना कैसे खाते हैं, वो क्या खाते हैं। तो इसी को बेसिकली पोषण कहा जाता है। जिंदा रहने के लिए हर आदमी खाना खाता है ना, तो उसी तरह पेड़ पौधे भी खाना खाते हैं। तो हम लोग तो हाथ से खाना खाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे कैसे खाना खाते हैं वो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो पादपों में पोषण का मतलब क्या हुआ? पादपों में पोषण मतलब पेड़ पौधों में पोषण। पेड़ पौधों में पोषण। तो चलिए अब शुरू करते हैं किताब। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीव जंतु के लिए भोजन आवश्यक है, यानी कि हर जीव जंतु के लिए भोजन अब मैंडेटरी है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के घटक मतलब भोजन के मेन पार्ट्स है, भोजन में ये सब चीज़ मिलता है, तभी हम लोग को पोषण भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। तो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। अब आते हैं भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। भोजन के ये घटक जो प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, ये सब जो है हमारे शरीर के लिए क्या है? आवश्यक है, तथा इन्हें पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक, यानी कि जो जिससे हम लोग को पोषण प्राप्त होता है, जो वस्तु से, जो खनिज पदार्थ से, जो भोजन से हम लोग को प्राप्त होता है पोषण, जिससे हम लोग पोषण लेते हैं, उस पदार्थ को पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी कि पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं? क्या हम लोग स्वयं से भोजन बना सकते हैं? नहीं। हम लोग भी तो मम्मी किचन में भोजन बनाती है, तो क्या खुद से नहीं बनाती है? मम्मी खुद से बनाती है, लेकिन हाँ। वो खुद से नहीं, वो कोई बात नहीं। हम लोग जो भोजन बनाते हैं उसमें हम लोग को बाहरी घटकों का सहारा लेना पड़ता है। पेड़ पौधों का भी सहारा लेना पड़ता है, और या फिर कोई मांसाहारी है तो वो मांस लेते हैं, या फिर दूध भी हम लोग जो लेते हैं वो गाय बकरियों से, भैंस से लेते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनका भोजन अलग होता है। वे लोग जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं तो चलो आगे चैप्टर में बताएंगे। भोजन अपना पेड़ पौधे अपना भोजन पत्तों में बनाते हैं। पत्तों को पेड़ पौधों का किचन कहा जाता है। तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। अपना भोजन कोई भी प्राणी पौधों के अलावा भोजन नहीं बना सकता है, सिर्फ पेड़ पौधे ही भोजन बना सकते हैं। और कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो अपना खुद भोजन नहीं बनाते हैं। अब बता कौन से हैं, तो आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। और कुछ पौधे मांसाहारी होते हैं, यानी कुछ पौधे मांस खाते हैं। अब मांस कैसे खाते हैं ये सब चीज़ जानेंगे वीडियो में, आगे पता चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी भेज दें ताकि वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पादपों मतलब पेड़ पौधे, अथवा या पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से, यानी कि जो जंतु पेड़ पौधे का खाना खाते हैं उनसे जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर है, यानी कि जो हम लोग हैं, जो जीव जंतु हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, शेर या फिर कोई छोटे मोटे जीव जंतु भी हैं, तो वे लोग जो है दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे पे निर्भर रहते हैं, है ना। जैसे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। हम लोग क्या क्या खाते हैं? सब्जी खाते हैं, तो सब्जी पेड़ पौधा से आता है। अनाज खाते हैं, तो अनाज में क्या, दाल, चावल, तो ये सब जो है पेड़ पौधे से आता है। और अगर मांसाहारी में जाए तो हम लोग खाते हैं मीट, मछली, अंडा, ये सभी हम लोग को दूसरे जीवों से प्राप्त होता है ना। तो हम लोग किसी ना किसी तरह पादपों पे या फिर दूसरे जीवों से
पे डिपेंड रहते हैं, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा नहीं है, वे लोग अपना भोजन खुद से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, है ना, मिट्टी से खनिज लवण लेके खुद ही बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं भोजन, तो ये देखेंगे कि पोषण विधि क्या है पादपों में। तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। यानी केवल पेड़ पौधे ही, याद रखना इसको, कि केवल पेड़ पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। तो जल क्या हुआ, जल तो जानती है, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, तो जो हम लोग सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है, और जो छोड़ते हैं गरम गरम हवा, जो गर्म हवा निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसको भोजन बनाने की प्रक्रिया में उसका यूज़ करते हैं। और खनिज, खनिज की सहायता से भी, यानी कि एक हो गया पानी, वाटर, एक हो गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक हो गया खनिज। अब खनिज कहाँ से आता है, पहले बताओ, जल कहाँ से आता है, जल तो मिट्टी से आ जाएगा। चलो, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, हवा से, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो गैस कहाँ से आएगा, हवा से आएगा। तो हवा से, हवा में कैसे आएगा कार्बन, हम लोग भी जो सांस छोड़ता है, कोई भी जीव जंतु सांस छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कमी नहीं है। तो हवा से वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, जड़ से जो है जल ले लेता है। अब खनिज कहाँ से लेता है, तो खनिज भी मिट्टी से ही लेता है। मिट्टी में खनिज की मात्रा होती है। जैसे हम लोग खेती करते हैं तो खेत में गोबर खाद डालते हैं, ये लोग पता है ना तुमको। तो वो सब जो खाद या गोबर सब डालते हैं वो सब में खनिज मात्रा भरपूर मात्रा में होता है, जिससे कि ज़मीन उपजाऊ बनता है। और जिस मिट्टी में, जिस किसान के खेत में खनिज लवण नहीं होता है, उसका फसल अच्छा नहीं होता है। इसीलिए वो लोग समय समय पर खाद और गोबर और राख ये सब डालते रहते हैं, ताकि उसमें खनिज लवण भरपूर मात्रा में हो, ताकि पेड़ पौधा मिट्टी से खनिज लवण लेके अपना खाना बना के अपना फल जो है विकास करे और अपना पेड़ का पौधा का विकास करे। तो पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। यानी कि पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जो पोषक पदार्थ है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड हम बोल दिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, ये सब जो खनिज लवण है, ये सब क्या करते हैं, इस सब का काम क्या होता है, पोषण क्यों जरूरी है। तो उनका काम होता है कि जो पेड़ पौधा का क्षतिग्रस्त भाग है या फिर जो कमज़ोर भाग है, उनको जो है खनिज लवण प्रदान करना, ताकि वो जो है अपना शरीर का विकास कर सके, है ना। तो पोषक का क्या काम है, यही काम है कि उसका शरीर का विकास कर सके, शारीरिक संरचना पूरा अच्छा से बने, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भाग जो टूट फूट गया है वो भी सही से धीरे धीरे ठीक हो जाए, तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। और भी जो उनका जो जैव प्रक्रम होता है, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो पौधे भी सांस लेते हैं, उसी तरह बहुत सारे प्रक्रिया वो लोग भी करते हैं। तो वो सब के लिए पोषक जरूरी है। अगर मान के चलो हम ही लोग 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, पूरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, है ना। तो अगर शरीर कमज़ोर हो जाएगा तो क्यों हुआ, खाना नहीं खाने से शरीर कमज़ोर हो गया, हमें पोषण नहीं मिला। तो खाना में, भोजन में पोषण था, है ना, तभी ना हम लोग को पोषण खाना से मिल पाता है। उसी तरह पेड़ पौधा भी है, अगर उन लोग को भी खनिज लवण सही से नहीं होगा तो वो लोग भी अपना रख रखाव नहीं करेगा। कुछ कुछ फसल होता है कि जल्दी बड़ा नहीं हो पाता है, जैसे कोई मकई का खेत है तो बहुत सारा मकई का पेड़ पौधा अच्छा से होता है, लेकिन कोई कोई मकई का पौधा छोटा ही रह जाता है या फिर उसमें फल नहीं आता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसको पोषण सही से नहीं मिला। क्योंकि उसको पोषण सही से नहीं मिलता। अगर एग्जाम में आ जाए तो ऐसे नॉर्मल भाषा में लिख के नंबर आराम से आ सकता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं ये याद रखना, कल हम पूछेंगे इसको। चलो पढ़ते हैं, एक बार याद कर लेना। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उपयोग करने की विधि को, विधि मतलब प्रक्रिया, कैसे करता है, जैसे कि हम लोग कैसे खाते हैं खाना, कैसे बनाते हैं और खाते हैं, और कैसे पचता है, बॉडी में कैसे लगता है, खाना खाते हैं और बॉडी में विकास कैसे होता है, तो उसको पोषण कहते हैं। जो प्रक्रिया है उसी को पोषण कहते हैं। उसी तरह पेड़ पौधे में भी है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसका उपयोग करने की विधि को, उपयोग करने की विधि को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। अब पोषण तो समझ में आ गया था कि भोजन ग्रहण करने से लेके भोजन शरीर को पचाने तक उसको पोषण कहते हैं। लेकिन अब स्वपोषण किसे कहते हैं, तो स्वपोषण ऐसे जीवों को कहते हैं जो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, स्वयं बनाते हैं, है ना, बिना किसी दूसरे जीवों पर डिपेंड रह के, बिना किसी दूसरे पेड़ पौधों पर डिपेंड रह के अपना भोजन खुद से नेचर से ही प्राप्त करके जो भोजन बना ले उन्हें स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं, है ना, वैसा पोषण। और जो जीव बनाते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं, और इस विधि को स्वपोषण कहते हैं। ऐसा विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसको स्वपोषण कहते हैं। और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं, है ना। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं।
क्या मतलब हुआ इसका कि जंतु यानी कि जीव जंतु, जैसे कि हम लोग या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई जानवर या पक्षी, ये सबको जंतु कहते हैं। तो जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित यानी कि पेड़ पौधों द्वारा संश्लेषित, पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त किया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधा द्वारा ही जो भोजन आता है उसी को ग्रहण करते हैं, तो उसको हम लोग विषम पोषी कहते हैं या फिर परपोषी भी इसी को कहते हैं। परपोषी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, है ना। हम लोग पेड़ पौधा पे डिपेंड है कि नहीं है, तो हम लोग जब पेड़ पौधा पे डिपेंड है तो हम लोग हुए परपोषी। अब कुत्ता क्या हुआ, स्वपोषी हुआ कि स्वपोषी हुआ। स्वपोषी कैसे हुआ, स्वपोषी वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो कुत्ता अपना भोजन स्वयं बनाता है क्या, नहीं। कुत्ता भी तो किसी मांस को मार के खाता है या फिर कहीं कहीं भटकता है तो कोई दे देता है, अपना भोजन स्वयं कहाँ बनाता है, तो वो भी जो है परपोषी हुआ। तो स्वपोषी सिर्फ पेड़ पौधा होता है, जंतु स्वपोषी नहीं होता है, याद रखना, जंतु स्वपोषी नहीं होता है। अगर कोई पूछे परपोषी का 2 उदाहरण बताओ तो क्या बोलेगी, पेड़ परपोषी का, परपोषी का इंसान या फिर कोई अन्य जीव जंतु। और स्वपोषी का, स्वपोषी जैसे पेड़ पौधे। हाँ पेड़ पौधे। अगर उसमें भी उदाहरण पूछेगा तो 2 पेड़ पौधा का नाम ले लेना है। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है। अब भोजन तो बनाता है पेड़ पौधा, लेकिन कहाँ बनाता है, उसका किचन कहाँ है, फैक्ट्री कहाँ है उसका लगा हुआ। तो क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है, क्या जड़ में, पत्ता में, तना में, मंजर में, फूल में, फल में, हर जगह भोजन बनता है, नहीं। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है, नहीं। या केवल कुछ विशेष भागों में होता है, हाँ। पादप अपने परिवेश से कच्चे सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियाँ तथा खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, ये सब आगे पढ़ेंगे। यानी कि क्या क्या पढ़ना है इसमें, कि पादप अपना परिवेश से कच्ची सामग्री कैसे प्राप्त करते हैं और उसको खाना बना के अपना पेड़ पौधा के हर एक भाग तक कैसे पहुंचाते हैं, तो वो पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो बेसिकली वही क्रिया, उसी क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो वो जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है जिसे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बोलते बताओ तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं बिना देखे हुए। प्रकाश संश्लेषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। नहीं, ये प्रकाश संश्लेषण किसी जीव का नाम नहीं है, ये एक प्रक्रिया का नाम है, ये एक काम का नाम है ना, ये एक प्रोग्रेस का नाम, प्रोसेस का नाम है। तो कौन सा प्रोसेस, तो वो प्रोसेस यानी कि वो विधि, वो विधि जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि वे वो विधि जिसमें अपना पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। हाँ, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण वो विधि है जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। बोलो तो, प्रकाश संश्लेषण वह विधि है जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। याद रखना है सबको। अब पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम क्या होता है, पत्तियां यानी कि पत्ते जो होते हैं, लीव्स होते हैं, जो पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती है, यानी कि इसे क्या पता चलता है कि पेड़ पौधे का भोजन कहाँ बनता है, पत्तों में। पेड़ पौधा का भोजन कहाँ बनता है, पत्तों में। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। अब भोजन बनाना है, मान के चलो मम्मी को भोजन बनाना है, तो किचन रूम में हर चीज़ चाहिए ना भाई, दाल चावल आटा पानी नमक मसाला, हर चीज़ उसको चाहिए किचन रूम में, तब ना खाना बना पाएगी। उसी तरह पेड़ पौधा में भी होता है कि उसको जो खाना बनाने का चीज़ है वो हर चीज़ उसको पत्ता तक पहुँचे, ठीक। तो मृदा में उपस्थित, मृदा मतलब होता है सोइल, मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी, है ना, तो मृदा मतलब मिट्टी। तो मिट्टी में जो उपस्थित होती है जल, इसीलिए पेड़ पौधा में पानी दिया जाता है ना, ताकि वो अपना खाना बना पाए। तो मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज, अब खनिज क्या है, तो खनिज से ही हम लोग मतलब पेड़ पौधों को पोषक तत्व मिलता है। क्या मिलता है, पोषक तत्व। खनिज जैसे कि हो गया नमक, हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम हो गया, है ना। इसमें खनिज में बहुत सारे चीज़ आते हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा, ये सब चीज़ को खनिज ही बोल सकते हैं। तो पत्तियों तक ये पहुंचते हैं, मिट्टी में उपस्थित रहते हैं। कहाँ रहते हैं, तो मिट्टी से क्या क्या निकलता है, जल और खनिज, जल और खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मिट्टी में तो है, मिट्टी में क्या क्या है, पानी है और खनिज है। अब पेड़ पौधा का किचन है पत्ता में, पत्ता है खूब ऊपर, खनिज और जल है पूरा मिट्टी में है। अब मिट्टी से लेके पत्ता, पत्ता तो खुद से आएगा नहीं कि मिट्टी में आए पत्ता खुद से, फिर से यहाँ से जल और खनिज ले और फिर से वहाँ पत्ता लग जाए, फिर ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं होता है। तो बीच में जो क्या होता है, तना होता है ना, पेड़ का और भी जो भाग होता है, जो तना जो मिट्टी से कनेक्टेड होता है, तो वो जो जड़ होता है, जड़ जो है मिट्टी से खनिज पदार्थ या फिर वो पानी अवशोषित करता है। जड़ देखिए कैसे फैला हुआ रहता है, ढेर सारा शाखा रहता है, पाइप की तरह पूरा बिछा रहता है, तो वो उसी के लिए होता है ताकि वो खरा मिट्टी को पकड़ के खरा भी रह सके और उसे जो है अपना खनिज पदार्थ पानी भी अवशोषित करते रहे। तो जड़ से क्या हुआ, मिट्टी से
खनिज और जल ले लिया। अब ले तो लिया है जल, अब वहाँ तक पहुँचाएगा कैसे कैसे? तो बीच में पाइप लगा हुआ है। पाइप कौन सा है? तना है। तना है। तना के बीच में बहुत सारे ऐसे ऐसे कोशिका होते हैं जो कि मिट्टी से अवशोषित करके पत्तों तक पहुँचाते हैं। अब पत्ता तक पहुँच गया तो पत्ता में खाना बनता है। तो पत्ता में खाना कैसे बनता है? पहुँच तो गया वहाँ पे, अब पत्ता खाना कैसे बनाएगा? वहाँ चूल्हा कहाँ है ना? गैस कैसे भराएगा? तो ये सब आगे जानेंगे। तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। अब बताओ, पेड़ पौधा पत्तों तक खनिज, लवण, जल किसके द्वारा पहुँचता है? तना द्वारा। तना द्वारा। कहाँ से अवशोषित होता है? कौन अवशोषित करता है? मिट्टी द्वारा। मिट्टी से कौन अवशोषित करता है? तना, जड़। जड़ करता है ना। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। पत्ती की सतह पर उपस्थित यानी कि पत्ता जो होता है, पत्ता के ऊपर जो है छोटा छोटा छेद होता है जो नॉर्मल आँख से नहीं दिखेगा, वो माइक्रोस्कोप से दिखता है ना, उसको स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा। स्टोमाटा कहते हैं। तो वही जो छोटा छोटा छेद होता है, वो छेद के द्वारा वायु में उपस्थित यानी कि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के द्वारा, पत्ता में जो स्टोमाटा है, छेद है, तो पत्ता के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखा, पत्ता के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखा। तो पत्ता से जो क्या ले लिया? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है। अब जड़ से क्या लिया था? खनिज और जल लिया था। तो भोजन बनाने के लिए क्या क्या हो गया इसके पास? जड़, खनिज, जल और खनिज और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, हवा से ले लिया है ना। तो मिट्टी से क्या क्या गया? जल गया, वाटर, और खनिज गया, और पत्ता से क्या आ गया? हवा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीन चीज़ आ गया है। अब मेन काम क्या है कि गैस चाहिए इसको, है ना, वो आग चाहिए जिससे कि खाना पके। तो आग कैसे मिलेगा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। सूरज देवता से मिलेगा, है ना, सूरज का रोशनी से मिलेगा गर्मी। और गर्मी की से क्या होगा कि पत्ता में जो चीज़ गया है, खनिज, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, वो सबको मिला के और सूरज का रोशनी से वो उसमें प्रोसेस होता है। वही प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ऐसे छेद को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वाहिका जैसे हम लोग का नस है ना, यहाँ पे पूरा बॉडी में नस होता है, उसी तरह पेड़ पौधा में भी वाहिका होता है। पत्ता में भी, जैसे पत्ता तोड़ती है तो पत्ता में देखना ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे जो नस की तरह का होता है, वो वाहिका होता है, नलिका होता है, वो पाइप होता है। उसी द्वारा पूरा भोजन का सब चीज़ इधर से उधर होता है। तो जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक, ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। कहाँ तक फैली होती है ये जड़, शाखाओं एवं पत्ती। हाँ, जैसे हम ही लोग का नस है तो कहाँ तक फैल? खाली हाथे में रहेगा, माथा में नहीं होगा, पैर में नहीं होगा, उंगली में नहीं होगा, हर जगह होगा। उसी तरह वो वाहिका होता है। वाहिका पत्ता में भी होगा, जल में भी होगा, तना में भी होगा, फल फूल सब में होता है वाहिका, ताकि हर जगह खाना जाए अच्छा से, है ना। कहीं पे अगर मान के चलो कोई कट हो गया तो वो फिर से वो ठीक हो जाएगा अपने आप, खनिज पदार्थ से जो उसको पोषक तत्व मिलता है उसे। अगर नहीं हुआ ठीक, अगर ज़्यादा कट गया है कोई, तो क्या होगा? धीरे धीरे सूख जाएगा, काहे कि वो बीच में जो है वो कट लगा हुआ है उसका, वहाँ तक उसको खाना मिल ही नहीं पा रहा है ना। अगर हम ही लोग का ये नस अगर यहाँ से कट जाए थोड़ा सा, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ बेकार हो जाए, डॉक्टर क्या बोलेगा? इधर मतलब ये खराब हो गया है हाथ, है ना, तो इसको फिर से जल्दी से ठीक किया जाता है। उसी तरह पेड़ पौधे में भी है। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिकाएँ एक सतत मार्ग बनाती है, यानी कि पोषकों को जो पोषक तत्व प्राप्त हुआ, जो खाना बना है ना, तो खाना तो बन गया, तो खाना से क्या प्राप्त होता है? पोषक तत्व। तो पोषक तत्व जैसे क्या होगा? वसा, कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये सब प्राप्त हुआ। अब प्राप्त तो हो गया है, अब हर एक पार्ट में पौधा का कैसे जाएगा? तो वो वाहिकाओं से जाएगा, है ना। तो वाहिका जो है वो रास्ता बनाता है, पूरा जो है पेड़ में, पूरा पौधा में वो फैला रहता है। जैसे पत्ता खाना बनाता है, बस घंटी बजाता खाना बन गया, तो बस पूरा पत्ता में जो खाना बांट दिया जाता है ना, वाहिका के द्वारा। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे, यानी कि अध्याय 7 में जब हम जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्ती में एक हरा रंग का वर्णक होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। तो पत्ता क्यों हरा दिखता है? क्लोरोफिल के कारण, है ना, क्योंकि क्लोरोफिल का रंग क्या है? हरा है। तो वही क्लोरोफिल जो होता है उसी कारण पत्ता हरा दिखता है। अब क्लोरोफिल है क्या, क्यों जरूरी है ना। और बहुत सारे पौधे ऐसे भी हैं जो कि हरा नहीं होता है, पूरा लाल होता है। जैसे कि गेनहारी का लाल साग, उसका पूरा पत्ता लाल होता है ना। बहुत सारा कलर, तरह तरह का पौधा है जो कि लाल नहीं होता, कुछ पीला होता है, कोई पूरा लाल होता है। यानी कि सब पौधा हरा नहीं होता, लेकिन मोस्टली हरे होते हैं, ज़्यादातर हरे होते हैं। तो क्या जो हरा नहीं है, क्या उसमें हरित लवक यानी कि जो क्लोरोफिल है वो नहीं होता है? आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है ना। तो क्लोरोफिल का काम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको तुमको याद रखना है कि
क्लोरोफिल जो है सूरज का प्रकाश को सोखने का काम करता है। अगर क्लोरोफिल पत्ता में नहीं होगा तो सूरज उगेगा लेकिन खाना नहीं बन पाएगा। सूरज का जो है प्रकाश को वो अवशोषित ही नहीं कर पाएगा, वो सोखने वाला चीज़ होता है ये क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा, सूर्य प्रकाश जो है पत्ता में नहीं एंटर ही नहीं होगा, है ना, वो सोखेगा ही नहीं। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। इस ऊर्जा का उपयोग, जो क्लोरोफिल सोखता है सूरज से, वो ऊर्जा जो वो गर्मी जो है, वही ऊर्जा गर्मी जो है उसका उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण से होता है ना। यानी खाना बनाने में जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड है उस सबको अभिक्रिया कौन करवाता है, वही सूरज से जो रोशनी चूसा है ये क्लोरोफिल। तो वही सूरज का गर्मी के कारण वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच प्रतिक्रिया कुछ ना कुछ नया चीज़ बनता है ना, कहीं खाना पकता है। क्या पकता है? खाना पकता है, बस यही समझ लो। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है ना। यानी कि रात में खाना नहीं बनता है, इसका मतलब अगर खाद्य संश्लेषण जो है सूर्य की उपस्थिति में होता है तो रात में तो सूरज उगता नहीं है और चांद का रोशनी तो पता लेगा नहीं, क्योंकि उसमें गर्मी होता नहीं है। इसका मतलब रात में खाना नहीं बनता है, खाना दिन में ही बन जाता है, रात में खाया जाता है, पचाया जाता है ना। तो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्यों कहते हैं प्रकाश संश्लेषण? क्योंकि ये सूर्य की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? सूर्य की उपस्थिति। हाँ, इसीलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है ना। क्या क्या आवश्यक है अब? तो क्लोरोफिल, उंगली से गिनो। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कितना चीज हो गया? चार चीज हो गई, और एक खनिज, है ना। तो 5, ये 5 वो चीज से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है ना। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, यानी कि इस पृथ्वी पर, पूरा दुनिया में, धरती पे यह जो प्रक्रिया है ये अद्वितीय है। ऐसा प्रक्रिया और किसी भी जीव में नहीं देखा गया है, जो पेड़ पौधा जो प्रक्रिया करता है, इसीलिए इसको अद्वितीय कहते हैं। अद्वितीय मतलब होता है कि जिसका दूसरा ना हो, है ना। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्ता द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। संग्रहित मतलब स्टोर किया जाता है ना, मतलब उसको रखा जाता है। हाँ, तो पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद के रूप में संचित हो जाती है। पादपों में खाद के रूप में संचित हो जाती है, स्टोर हो जाता है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। यानी सभी जीव जंतु के लिए, हम लोग के लिए तो है ही, सूरज नहीं रहेगा तो हम लोग रह पाएंगे नहीं, लेकिन हम लोग के साथ साथ सभी जीव जंतु के लिए सूर्य का ऊर्जा चरम स्रोत है, यानी सबसे मेन स्रोत है। मेन सोर्स हमारा ऊर्जा का, शक्ति का, पावर का क्या है? सूरज है। क्या है? सूरज है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अब बताओ, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? क्या क्या हो सकता है? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ना पेड़ पौधे जी पाएंगे, ना हम जी पाएंगे, और ना ही भोजन बन पाएगा। प्रकाश संश्लेषण, सही बोली। प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो सबसे पहली बात तो पेड़ पौधे खाना बना नहीं पाएंगे। तो पेड़ पौधा खाना नहीं बना पाएंगे तो पेड़ पौधे खत्म। अब हम लोग जो खाना खाते हैं या फिर कोई भी जीव जंतु खाना खाते हैं वो पेड़ पौधे पे ही डिपेंड रहते हैं किसी ना किसी तरह से, तो वो लोग भी खत्म हो जाएंगे। अब कोई बच्चे बोलेंगे कि सर जो मांसाहारी होते हैं हम लोग मांस खा लेंगे अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो, लेकिन हम कौन सा मांस खाएंगे? जो जीव का मांस खाएंगे वो भी तो कुछ खाएगा, उसका भोजन कहाँ से आता है? उसका भोजन पत्ता से ही आता है, पेड़ पौधा से ही आता है ना। तो अगर सूरज प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो हम लोग में से कोई नहीं रहेगा। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य मतलब खाना उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, यानी कि प्रत्यक्ष यानी कि जो दिखता है, और परोक्ष मतलब या जो नहीं दिखता लेकिन है ना, जो नहीं दिखता लेकिन है। हाँ, तो उस हिसाब से, लेकिन किसी न किसी तरह से वो पादपों पर ही निर्भर है। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है ना। अब इसमें क्या बोला है, तो कोई भी जीव जंतु जो है ऑक्सीजन लेता है। हम लोग नाक बंद कर लें तो कितना मिनट रह पाएंगे बिना सांस लिए हुए? 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं। बहुत ही कम समय है ना। अगर नहीं लेंगे तो क्या होंगे? खत्म। तो हम लोग जो लेते हैं वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और पेड़ पौधे जो लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और हम लोग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे छोड़ते हैं,
और पेड़ पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? हम लोग से। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम उनका छोड़ा हुआ लेते हैं, वो हमारा छोड़ा हुआ लेते हैं। और वो ऑक्सीजन भी कैसे बनाते हैं? वो लोग जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो वहाँ से ही ऑक्सीजन निकलता है ना। और वो लोग जो सांस लेते हैं या फिर खाना बनाते हैं तो उससे ऑक्सीजन निकलता है, तो वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। और ऑक्सीजन अगर वो लोग नहीं ले, अगर वो लोग खाना नहीं बनाए तो ऑक्सीजन होगा नहीं, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा? हम लोग नहीं रहेंगे। कोई नहीं रहेगा, है ना। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है ना। प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ते की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यानी कि दिन में जब सूरज का रोशनी होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, और जल से कार्बोहाइड्रेट, जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। तो अब कोई पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कैसे होता है? तो जल से होता है। कैसे होता है? जल से होता है। तो खाली जल से नहीं, कार्बोहाइड्रेट जो का संश्लेषण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, ये दोनों को मिला के ही कार्बोहाइड्रेट निकलता है ना। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें क्या मिला? जल मिला। कार्बन डाइऑक्साइड है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक हुआ जल, ये दोनों मिल गया, ठीक है। और इधर इन दोनों को सूरज का प्रकाश भी लगा, ऊपर से क्या लगा? सूरज का प्रकाश। तो इन दोनों से क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बोहाइड्रेट। और उसके साथ निकलेगा ऑक्सीजन, उसके साथ क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट जो है पेड़ पौधे ले लेंगे, अपना खाना वो ले लेंगे, और जो ऑक्सीजन निकलेगा वो छोड़ देंगे। वही जो छोड़ा हुआ ऑक्सीजन है वो हम लोग लेते हैं, समझी। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाती है ना। तो कार्बोहाइड्रेट तो बन गया, अब किस रूप में वहाँ पे पेड़ पौधा में स्टोर रहेगा? मंड के रूप में। किसके रूप में? मंड के रूप में। मंड स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। ये भी एक तरह का खनिज है जो कि कार्बोहाइड्रेट से बनता है ना। कार्बोहाइड्रेट बाद में मंड बन जाता है और वहाँ पे स्टोर हो जाता है। पेड़ पौधा में जो पेड़ का जो है तना होता है, तो तना जैसे पेड़ है तो पेड़ जिस पे खड़ा है जो तना होता है, तो वो तना का जो छाल होता है बाहर से, वही छाल को मंड कहते हैं। वो स्टार्च ही है, वही जो है उसका खाना है, वो स्टोर है उसका, है ना। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। यानी कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति, अगर पत्ता में स्टार्च है, मंड है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है ना, क्योंकि बना किससे है? कार्बोहाइड्रेट से ही बना है। एक ही प्रकार के पादपों को दो गमले मिल जाए, क्रियाकलाप ये सब खुद से ही पढ़ लेना, चाहे किसी दिन इस पर अच्छा से वीडियो बना देंगे। 31 मिनट का हो गया रे, पूरा चैप्टर कब तक खत्म होगा? खत्म कर ही देंगे, 1 घंटा रोज दीजिए। अब पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 चीज मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है ना, खाद्य का अन्य घटक का संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट में होता है वो तीनों चीज़ तो उसमें होता ही है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन इसमें क्या है कि नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजनी पदार्थ जो प्रोटीन होता है उसमें नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? हम लोग को भी प्रोटीन चाहिए और पेड़ पौधा को भी प्रोटीन चाहिए, लेकिन वो जो प्रकाश संश्लेषण किया उसे प्रोटीन नहीं मिला, उसको कार्बोहाइड्रेट मिला। और कार्बोहाइड्रेट से वो लोग मंड बनाया है ना, स्टार्च बनाया, लेकिन वो लोग को प्रोटीन भी चाहिए। प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए, है ना। प्रोटीन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 4 चीज़। तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तीनों चीज़ मिल गया है कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन एक चीज़ नहीं मिला है, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा देखते हैं। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यानी कि नाइट्रोजन जो है हवा में ही होता है ना। परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा नहीं कि हवा में है तो पेड़ पौधा डायरेक्ट इसको ले लेगा, नहीं, इसको नाइट्रोजन प्राप्त करने का विधि अलग होता है। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं। मिट्टी में कुछ क्या होते हैं? विशेष जीवाणु। विशेष जीवाणु में तो होता है बैक्टीरिया, समझ लो एक तरह से, है ना। उस सबको जीवाणु कहते हैं।
तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं मिट्टी में होते हैं, जो कीड़े मकोड़े उस तरह के, तो वो जो है विशेष तरह के जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मिट्टी में मिला देते हैं, है ना, मिट्टी में मिला देते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया जड़ में होते हैं, है ना, मिट्टी में होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि हवा में जो नाइट्रोजन है, हवा से नाइट्रोजन लेके मिट्टी में मिला देता है ना, कुछ ऐसा बना देता है कि मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मित कर देते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये जो विलेय पदार्थ बना है, जो नाइट्रोजन से बनाया है वो जीवाणु, उसको जो है विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे मिट्टी जल सोखता है, उसी जल के साथ जो है वो नाइट्रोजन को भी सोख लेता है ना, अवशोषित कर लेता है। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है ना। तो किसान होते हैं जो खेत में खाद डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन का भी मात्रा होता है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है ना। तो नाइट्रोजन कहाँ मिलता है? नाइट्रोजन कहाँ होता है? हवा में होता है। लेकिन हवा से पेड़ पौधा डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। तो कैसे लेते हैं? मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं, वही बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेके मिट्टी में उसको मिला के एक विशेष तरह का यौगिक बनाते हैं ना, विशेष तरह का चीज़ बनाते हैं। तो वही जो विशेष कुछ अलग तरह का चीज़ जिसमें नाइट्रोजन मिला हुआ रहता है, तो वही चीज़ जो है, जो जब पेड़ पौधा जल सोखते हैं जल के द्वारा, तो वो भी सोख लेते हैं, है ना। इसके पश्चात पादप खाद के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। इसके बाद पादप जो है पेड़ पौधे खाद के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं, है ना। अब वसा का संश्लेषण, प्रोटीन एवं वसा का, तो प्रोटीन जैसे नाइट्रोजन ले लिया था, प्रोटीन बन गया, प्रोटीन से ही वसा बन गया, है ना। वसा क्या होता है? वो तेल वाला चीज़ होता है जिसमें चर्बी होता है, हम लोग जो खाते हैं। तो इन लोग का वसा थोड़ा सा अलग होता है। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। अब एक तो पोषण हो गया कि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पोषण तो ले ही लिए, अपना भोजन खुद बना लिए, लेकिन और भी कौन सा तरीका है जिससे कि वो लोग भोजन लेते हैं? तो कुछ पादप पौधे ऐसे भी है जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जब क्लोरोफिल का रंग हरा होता है ना, तो हरा होता है तभी वो भोजन बना पाते हैं, कहीं क्लोरोफिल ही प्रकाश लेता है, सोखता है। तो जिसमें क्लोरोफिल है ही नहीं, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, क्लोरोफिल है ही नहीं, तो वो दूसरा विधि से लेते हैं। दूसरा विधि क्या है? तो वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं, है ना। क्या है इसका मतलब? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह जैसे हम लोग किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उसी तरह वो भी प्रकाश संश्लेषण कर नहीं पाए, तो वो भी किसी दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं, है ना। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, वो लोग भी दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं। वो परपोषी होते हैं। हाँ, अब एक परपोषी जैसे कि अमरबेल, तुम लोग देखा होगा, देखिए तुम अमरबेल। अमरबेल एक पीला पीला तरह का रेशा जैसा पौधा होता है ना, जिसमें पत्ता उत्ता नहीं होता है, सिर्फ एक लता होता है, पाइप जैसा एकदम। और वो किसी भी पेड़ को पूरा जाल से घेर देता है ना। तो क्यों करता है और कैसे, क्या फ़ायदा है उसका? तो वो क्या है कि वो जो अमरबेल है, वो जिस पौधा पे रहेगा, तो जो पौधा जो भोजन अपना बनाता है, ये अमरबेल वही पौधा का भोजन लेगा, है ना। तो उसका भोजन लेके ये जिंदा रहता है। इसको अमरबेल, इसी को परपोषी कहते हैं ना, मतलब परपोषी का ही प्रणाली यूज़ करता है ये। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। वो जो होता है अमरबेल, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल रहता तो वो हरा रहता, लेकिन अमरबेल कैसा रहता है? पीला रहता है। तो ये अपना भोजन उस पादपों से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित रहते हैं, जिसके ऊपर ये रहते हैं, जिसके ऊपर बैठते हैं, उसी से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है ना। जिस पर ये आरोहित होते हैं, यानी जिसके ऊपर ये रहते हैं, वह पादप परपोषी कहलाता है ना। वह पादप वो फिर क्या कहलाता है? परपोषी। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमरबेल जैसे पादप जो है, अमरबेल जैसे जो पेड़ पौधे जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो परपोषी यानी कि जो भोजन जिससे अपना भोजन लेते हैं, जिसके ऊपर रख के अपना भोजन लेते हैं, उसको अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, यानी कि उसका भोजन ये खा लेता है। अतः इन्हें परजीवी कहते हैं, है ना। अतः इन्हें क्या कहते हैं? परजीवी। दूसरे जीव के ऊपर रह के, जैसे हम लोग का परजीवी क्या होगा? कुछ परजीवी ऐसा है जो हम लोग के शरीर पर भी रहता है। जैसे माथा में किसी किसी का जूं हो जाता है, चाहे पेट में किसी का कृमि हो जाता है ना, तो वो सब परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी। वो हम लोग के ऊपर रख के ही भोजन करता है। जैसे क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक ही प्रकार के परजीवी हैं?
आपको इस पर विचार करना चाहिए। जैसे जीव जंतु होते हैं, क्या हम लोग भी वैसे ही होते हैं? हम लोग भी उसी तरह होते हैं, खाली हम लोग का प्रक्रिया हल्का सा अलग है। अलग होता है। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? यानी कुछ ऐसे पौधा है, जैसे हम पहले बताए थे वीडियो में, कुछ मांसाहारी पौधे, जो पौधे मांस खाते हैं, तो वो कौन से पौधे होते हैं? तो वही यहाँ पे है। तो कुछ ऐसे पादप भी हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं। कुछ कीड़ा मकोड़ा तितलियाँ, इस सब को पकड़ के खाते हैं। कैसे पकड़ते हैं? उनके पास हाथ तो होता नहीं होगा, तो कैसे पकड़ते हैं? तथा उन्हें पचा पाते हैं, तो वो जानेंगे हम आगे। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? आदित्य है ना, ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं, यानी कि इसका कोई भी रंग हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण जरूरी नहीं है, क्योंकि दूसरा जीव को पकड़ के खाता है, मांसाहारी पौधा है ये। इसकी घरें घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। इसकी घरें यानी जो समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग का ढक्कन बनाता है। ये जो चित्र है इसमें दिया हुआ है, इसका जो घर बना हुआ है, ये कटोरा जैसा, ये पत्ता है, ये इसका पत्ता का ही पार्ट है। अभी क्या है, ये को कटोरा तरह बन गया है। इसी के अंदर में जो है, इसके अंदर में कुछ ऐसा जो है रसायन निकलता है, जिससे कि इसके ऊपर जो है स्मेल करता है। इसका स्मेल बहुत ही मीठा, मतलब कीड़ा मकोड़ा को आकर्षित करता है अपने ऊपर। तो जैसे ही इसके अंदर कीड़ा गया, तो उसके बाद क्या होता है, ये इसके अंदर कुछ द्रव होते हैं। क्या होता है? लिक्विड होते हैं। जैसे कि ये पूरा बड़ा सा ये कटोरा है, इसमें आधा भरा होगा पानी, इसका जो रस है, जो पौधा का रस है, तो वो पानी भरा होगा। जैसे ही इसमें कीड़ा गया, वो कीड़ा जब रस में डूब जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे मर जाता है, वहाँ से निकल नहीं पाता है ना, वो चिपचिपा होता है, वो दलदल जैसा होता है। तो इसी ये तो एक तरह का, वो इसी तरह बहुत सारे ऐसे हैं, मैं विजुअल्स लगा दूंगा, मैं आप देख लेना। ये सब इसे आपको मांसाहारी, मांस भक्षण वाले पौधे कहते हैं, परजीवी मांसाहारी पौधे इसी को कहते हैं। पत्ते का शीर्ष भाग घरे का ढक्कन बनाता है। घर के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं ना। जब कोई कीट घरे में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है, उनका रोम के बीच फंस जाता है। घरे में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। उसके अंदर जो रस होता है उसे कीड़ा जो है वो पच जाता है उसमें। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सिंड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। और कौन कौन से हैं? संड्यू, कौन सा? संड्यू। और ट्रैप, फ्लाई ट्रैप, कौन सा? फ्लाई ट्रैप। फ्लाई ट्रैप और संड्यू, ये दोनों भी एक उदाहरण, इसको याद कर लेना। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, हम बता देंगे आप लोग को बाद में। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी इन्हें आवश्यकता होती है? तो हो सकता है ना, यानी कि जो चीज़ इसको मिट्टी से नहीं मिल पाता है, वही चीज़ के लिए ये जीव पर डिपेंड रहता है। अब मृत जीवी क्या होता है? मृत मतलब क्या होता है? मरा हुआ। और जीवी मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर जान है। तो ये कौन सा वर्ड है? मृत जीवी। तो मृत जीवी वैसे पादपों को कहते हैं जो मरे हुए चीज़ से अपना भोजन लेते हैं। किससे? मरे हुए चीज़ से। आप बाजार में छत्रक यानी कि मशरूम, जिसको हम लोग गोबर छत्ता या कुकुरमुत्ता कहते हैं, बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सरी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे भी आपने देखे होंगे, है ना। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। बस थोड़ा सा है, 1 घंटा में लगभग खत्म हो जाएगा, लगभग और 45 मिनट। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं ना। तो ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए चीजों से प्राप्त करते हैं, बोलो। ऐसा पोषण जो अपना भोजन मरे हुए जीव से प्राप्त करते हैं, उसको मृत जीवी पोषण कहते हैं। हाँ, और जो जीव करते हैं ये प्रक्रिया को, जो जीव करते हैं, यानी कि जो जीव अपना भोजन ऐसे प्राप्त करते हैं, उसको मृत जीवी कहते हैं, है ना। कवक, अच्छा इधर का छूट गया है क्या? यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं, है ना। जो जीव मरे हुए पे डिपेंड रहते हैं वो बेसिकली कवक होते हैं, है ना। और फंजाई, फंगस जिसको कहते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं। जो चीज़ मरा हुआ होता है, चाहे कोई मृत जीवी, चाहे कोई पदार्थ है, जैसे कोई ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर कीड़ा लगा देखी है, तो वो कवक है बेसिकली। तो वो सब जीव जो होते हैं, जो जैसे कि गोबर के ऊपर या फिर गोबर छत्ता तो देखी ही है, वो भी तो हरा नहीं रहता है, उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो ये अपना भोजन उसी से प्राप्त करते हैं, मरे हुए जीवों से। तो कैसे करते हैं? तो जो भी मरा हुआ पदार्थ होता है उसके ऊपर वो अपना कोई रस छोड़ते हैं, है ना।
और रस छोड़ने के बाद उससे जो कुछ नया पदार्थ जो बनता है खनिज लवण उसको अवशोषित करते हैं तथा उसे साधारण विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषित करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को ही, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाती है। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। कवक कहाँ कहाँ उगते हैं? अचार में उग जाएगा, है ना, बहुत सारा दिन तक, जो अचार में तेल कम हो जाता है ना, जिसमें हवा लग जाता है, वो अचार में देखना ऊपर ऊपर से मतलब वाइट कलर का फंगस हो जाता है, वही कवक है। चमड़ा के ऊपर उग जाएगा। कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उग जाते हैं। बहुत बार लोगों के हाथों पर एक दिनाव नाम का घाव हो जाता है या फिर ऐसा खुजली टाइप का होने लगता है, वो सब भी कवक के कारण ही होता है ना, तो वो सब भी उसके अंदर भी कवक ही होता है। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो, है ना, यानी कि जहाँ पे नमी होता है और जहाँ पे बहुत गर्मी होता है, वहाँ पे ये सब उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति देती है, यानी कि कवक कब उगेंगे? ज़्यादातर वर्षा के दिन में। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुओं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। बारिश में बहुत बार जो है अचार उचार खराब हो जाता है ना, क्योंकि उसमें हवा लग जाता है। इन अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। कवक से क्या क्या हो पाता है? कवक से होता है बीमारी हो जाएगा हम लोग को, है ना। और कवक अगर जैसे कि मशरूम है तो वो भी एक कवक है, तो वो हम लोग का भोजन भी बनता है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कवक आता कहाँ से है? तो कवक जो है हवा से आता है। कवक एक तरह का बैक्टीरिया है। कवक एक तरह का क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कहाँ है? हवा में। गंदगी जहाँ होता है वहाँ भी होता है बैक्टीरिया। तो जब तक वो हवा में है तब तक वो न्यूट्रल है, वो कुछ कर नहीं पाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही वो हवा से हट के किसी जीव के ऊपर आए, चाहे किसी पदार्थ के ऊपर आता है, तो उसके बाद वो अपने तरह के कवक को जन्म देता है ना, उसे और भी कवक बनने लगते हैं, धीरे धीरे वो फैलते जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? तो हवा नहीं लगने देना है वस्तु में, तो बच जाएगा, है ना, क्योंकि हवा में कवक रहता है। तो हवा नहीं लगे हम लोग का खाने वाला सामान में, तो कवक नहीं लगेगा, बच जाएंगे। इसीलिए जैसे अचार है, तो अचार जल्दी खराब नहीं होता है। क्यों? अचार में तेल दिया हो रहता है, और जिसके ऊपर तेल का पॉलिश है उसके ऊपर हवा तो नहीं ना आएगा, टकरा के चल जाएगा। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना आवास से अपना जीवन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। कौन सा कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण था, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष की जड़ में रहते हैं। वृक्ष कवक को एक पोषण प्रदान करता है ना, कि बोलता है चलो भाई जड़ में है, हम तुमको कुछ दे रहे हैं, तुम भी हमको कुछ दो। बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण से सहायता मिलती है ना, यानी कि पोषण और जल जो है उसको सोखने में मदद करता है ये कवक सब। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है ना। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। एक पौधा होता है लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है। इनमें से क्या होता है? शैवाल होता है, तथा दूसरा कवक होता है ना। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। शैवाल भी एक तरह का कवक है, लेकिन उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवालों को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है ना। तो क्या है ये? कवक क्या होता है? कवक क्या करता है? शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं विशेष पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। अब बदला में क्या होता है? पौधा जो है क्या होता है? वो आपने जो बनाया है खाना वो उसको देता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? मान के चलो मिट्टी में बहुत सारा खनिज लवण था, पेड़ पौधा सब खा लिया, तो फिर से उसमें कैसे आएगा? तो क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे में लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? खाद डालते तो देखिए। क्या आप जानते हैं ये इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? क्योंकि उसमें वही जो है खनिज लवण होते हैं, है ना। तो बाकी सब वही है, खत्म हो गया। अब एक राइजोबियम के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम अथवा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में होते हैं तथा इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। नाइट्रोजन जो देने वाले जो बैक्टीरिया के बारे में बताए थे, जिससे कि पौधा को प्रोटीन मिलता है, नाइट्रोजन के कारण मिलता है ना। नाइट्रोजन तो हवा से लेगा नहीं, बैक्टीरिया से लेगा। वो बैक्टीरिया का नाम क्या है?
वो बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम। यही राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन हवा से लेके पौधा को देता है। तो राइजोबियम कहाँ मिलता है? ये होता है राइजोबियम तुम्हारा दाल वाला जितना भी फसल है, जैसे कि मूंग हो गया, मटर हो गया, है ना, ये सब जो है सेम तथा चना, ये सब का जड़ में होता है ये राइजोबियम। ये जो जीवाणु है ये राइजोबियम कहाँ होता है? जड़ में। किसका जड़ में? दलहन फसल का जड़ में, है ना। दलहन मतलब किसी भी दाल के फसल के जड़ में। हाँ, और वह नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। चलो, अब जो किताब में टेस्ट है वो सब टेस्ट भर लेना है, और पीडीएफ जो है आप लोग डाल दीजिएगा चैनल पे, कम्युनिटी पोस्ट कर दीजिएगा, और तुम भी ये सब बना लेना है आज, है ना, और कल इसके आगे पढ़ेंगे।